हेलो स्टूडेंट, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गौतम सर एकेडमी में। और अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए बहुत जल्द। और आज हम बात करेंगे भाषा, चूँकि हिंदी व्याकरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे किसी और भी स्टेट बोर्ड हो, चाहे वो सीटेट हो, एस्टेट हो, यूपी टेट हो या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो सभी में हिंदी ग्रामर के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो आज हम लेकर के आए हैं इसी कड़ी में हिंदी व्याकरण का, और आज से एक नई शुरुआत के साथ व्याकरण आपके लिए लाए हैं। और वन शॉट है, एक ही शॉट में आपका जो है हिंदी व्याकरण में भाषा का परिभाषा, इसके प्रकार और इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको लेकर के आए हैं, जो कि टॉप एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और बहुत सारे एग्जामों में ऐसे प्रश्न पूछे गए, चाहे बिहार बोर्ड के किसी भी एग्जाम हो, चाहे वो सीटेट हो, स्टेट हो, सभी में ये प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न पे चलते हैं, और इससे पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। चलिए, यहाँ पे सर्वप्रथम जो है हम लोग जो है डिफिनेशन बात करेंगे। भाषा की डिफिनेशन यानी भाषा किसे कहते हैं। तो जैसा कि जानते हैं, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को पढ़कर, लिखकर, बोलकर एक दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं। तो हम उसे भाषा कहते हैं। क्या कहलाता है? वो भाषा कहलाता है। उदाहरण के लिए राम किताब पढ़ रहा है, ये क्या है? राम की किताब पढ़ना क्या है? एक प्रकार का लैंग्वेज है, भाषा है। दूसरा क्या है? कल हम लोग स्कूल जाएंगे, तो ये आपका क्या है? भाषा है। यानी भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को, भावों को आदान प्रदान करते हैं, और इसी को हम भाषा कहेंगे। चाहे भाषा के कई रूपों में देखते हैं। भाषा मुख्यतः देखा जाए तो तीन रूप होते हैं: लिखित, मौखिक और सांकेतिक। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, भाषा के कितने प्रकार है? तो ये तीन प्रकार के होते हैं: लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। चलिए तीनों का डिफिनेशन भी देख लेते हैं। लिखित भाषा क्या है? तो लिखित भाषा की परिभाषा क्या होगा? जब कोई व्यक्ति अपने मन के भावों और विचारों को लिख करके प्रकट करेगा तो उसे हम लिखित भाषा कहेंगे। जैसे पत्र में, जैसे कि पत्र क्या होता है? पुराने समय में लोग जो थे ना, कह सकते थे मैसेज वगैरह भेजने के लिए, संदेश भेजने के लिए पत्र लिखा करते थे। दूसरा क्या है? पत्रिका। पत्रिका यानी कोई समाचार जो प्रिंट हो के आता है एक बुकलेट में, उसको हम लोग पढ़ करके क्या करते हैं? उसको समझते हैं। तीसरा क्या है? पुस्तक। ये सभी क्या है? भाषा के लिखित रूप है। इसमें अखबार हो जाएगा, न्यूज़पेपर जिसको बोलते हैं, प्रिंट मीडिया जिसको बोलते हैं, अदर और भी सोर्सेज जो हो जाते हैं वो आपके लिखित भाषा के ही सोर्स है। चाहे हम जो लिखते हैं वो लिखित भाषा होता है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं मौखिक भाषा किसे कहेंगे और मौखिक भाषा किसे कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति अपने मन के भावों और विचारों को मुख से बोल करके दूसरे के सामने प्रकट करता है तो उसे हम कौन सी भाषा कहेंगे? मौखिक भाषा कहेंगे। जैसे बातचीत की भाषा क्या है? मौखिक भाषा। हम लोग जब बोलते हैं तो दो व्यक्ति जब बात करते हैं तो क्या होता है? एक दूसरे से मौखिक रूप से बात करते हैं। जैसे कोई हम किताब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे मौखिक रूप से। भाषण देना, नेता लोग जब मंच पे आते हैं तो क्या करते हैं? भाषण देते हैं। तो भाषण मतलब क्या हुआ? वो मौखिक रूप से बात करते हैं। फिर बातचीत करना यानी हम लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं आदि। ये सभी क्या है? भाषा के मौखिक रूप है। और भाषा का एक तीसरा रूप है जिसे हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। भाषा के सांकेतिक रूप यानी सांकेतिक भाषा किसे कहेंगे? तो क्या कहता है यहाँ पे? जब कोई व्यक्ति अपने बातों या विचारों को संकेतों या इशारों के माध्यम से प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। यानी संकेत के माध्यम से हम भाषा को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे अक्सर ट्रैफिक लाइट में अगर आपका ग्रीन जल रहा होगा तो आप जानते हैं ग्रीन की लाइट का मतलब क्या है? वो जाने का संकेत है, जो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर रेड लाइट रहे तो यहाँ पे रुक जाने का संकेत है। तो आप क्या देख रहे हैं? इसमें संकेत नहीं देख रहे हैं, सांकेतिक भाषा देख रहे हैं। चाहे ट्रैफिक पुलिस वाले हो, वो क्या होते हैं? क्रॉसिंग पे जब वो खड़े होते हैं तो बोलते नहीं, वो इशारे के माध्यम से जो है बात करते हैं, संकेत के माध्यम से बात करते हैं। चाहे ऐसे व्यक्ति जो बोल नहीं सकते, बोलने में अक्षम है,
वो कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं? सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हैं एक दूसरे के बातों को समझने के लिए, ठीक है, या अपने बातों को समझाने के लिए हम इसका कह सकते हैं। चलिए इससे संबंधित अब हम लोग एमसीक्यू जो है वो देख लेते हैं। और इसमें कुल जो है 30+ जो है एमसीक्यूज भी है जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं भाषा से संबंधित। वो आपको 0 से लेकर के आप कह सकते हैं हाई लेवल तक के इसमें प्रश्न है। तो एक एक प्रश्न को आप लोग जरूर देखिए और दोस्तों में चैनल को और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है जो कौन सी लिपि जो है, यानी कौन सी लिपि दाईं से, यानी इस साइड से इस साइड की ओर, यानी दायां से बायां की ओर लिखा जाता है। आप लोग बताइए कौन सी लिपि होगी जो दायां से बायां की ओर लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन वो देखा जाए तो एक लिपि होती है खरोष्टी लिपि, जो कि आपको दायां से बायां जो होता है वो लिखा जाता है, राइट टू लेफ्ट की ओर लिखा जाता है। चलिए इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देवनागरी लिपि जो है वो क्या है? क्या ये अक्षरात्मक है या वर्णनात्मक है या चित्रलिपि है या सूत्र लिपि है? आप लोग कमेंट में बताइए कौन सी लिपि है देवनागरी लिपि जो है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये अक्षरात्मक लिपि है। कौन सी लिपि है? अक्षरात्मक लिपि है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न कहता है यहाँ पे रोमन लिपि क्या है? क्या ये सूत्र लिपि है? ऑप्शन बी कहता है चित्र लिपि, ऑप्शन सी कहता है वर्णनात्मक लिपि, ऑप्शन डी कह रहा है अक्षरात्मक लिपि। तो ये कौन सी लिपि है? तो ये ऑप्शन नंबर ये आपका देवनागरी लिपि क्या है? तो ये अक्षरात्मक लिपि है। कौन सी लिपि है? अक्षरात्मक लिपि हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, और सॉरी अक्षरात्मक नहीं होगा, और क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये वर्णनात्मक लिपि होगा। रोमन लिपि क्या है? ये वर्णनात्मक लिपि है। चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कहता है भारत के प्राचीन लिपि कौन सी है? यानी भारत में जो प्राचीनतम लिपि के बारे में बात कर रहा है, क्या वो ब्राह्मणी लिपि है, क्या वो देवनागरी है, क्या संस्कृत है या चीनी लिपि है? तो यहाँ पे देखा जाए तो ब्राह्मी जो है वो बहुत पुरानी लिपि है जो कि भारत में लिखा जाता था, या बोल सकते हैं इसमें शिष्टाचार वगैरह किया जाता था। चलिए इसी के साथ 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हिंदी लिपि क्या है? क्या ये संस्कृत है, क्या ये देवनागरी है या रोमन है या चीनी है? तो हिंदी आप लोग जैसा कि जानते हैं ये क्या है? आपका देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी। हिंदी कौन सी लिपि है आपका है? देवनागरी है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए और नोट भी जरूर कर लीजिए। छठा प्रश्न कह रहा है संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि जो है ये कौन सी है? क्या संस्कृत है, नेपाली है, सॉरी नेपाली का क्या, नेपाली है, रोमन है या देवनागरी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये देवनागरी होगा। संस्कृत, मराठी, नेपाली जो भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। और हम लोग जो है अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आप लोग देखिए और आंसर बताइए इसका आंसर जो है वो क्या होगा, कमेंट में ज़रूर बताइए। क्वेश्चन पढ़ देते हैं आपका। क्वेश्चन कह रहा है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ था? देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर आप बताइए कमेंट में। हम ऑप्शन पढ़ते हैं ब्राह्मणी लिपि से, गुरुमुखी लिपि से, रोमन लिपि से या हिंदी लिपि से। तो देवनागरी लिपि का विकास जो है वो ब्राह्मी से हुआ था। कौन सी लिपि से हुआ था? ब्राह्मणी लिपि से हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भाषा क्या है? क्या एक खेल है, संचार का माध्यम है, वस्तु है या ध्वनि है? तो भाषा जो है वो संचार का माध्यम है। किसका माध्यम है? संचार का माध्यम है भाषा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के जो है वो देखा जाए तो 3 रूप है। कौन कौन सा? लिखित, दूसरा हो जाएगा मौखिक, तीसरा हो जाएगा आपका सांकेतिक।
कितने भाषा के रूप हैं? 3 रूप है, जो कि अभी अभी हम लोग ऊपर में पढ़े हैं। तो भाषा के लिखित रूप, सांकेतिक रूप और मौखिक रूप, ये 3 रूप होते हैं, आप लोग याद रखिए। और क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। कहता है मौखिक भाषा क्या है? क्या लिखी जाती है, क्या बोली जाती है, क्या पढ़ी जाती है या देखी जाती है? तो आप लोग जैसे जानते हैं बोली यानी मौखिक भाषा का मतलब ही बोलना होता है। तो ये क्या है? ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है लिखित भाषा का माध्यम क्या है? बोलना, लिखना, सुनना, देखना। तो आप लोग बताइए क्या हो सकता है? इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। ये आपका लिखित भाषा जो है वो लिखी जाती है, तो ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सांकेतिक भाषा किसके लिए उपयोगी है? बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, मूक बधिर के लिए या छात्रों के लिए? तो ये मूक बधिर के लिए जो होता है, जो बोल नहीं सकते उनके लिए जो होता है, ये सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? क्या हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन में, उर्दू में, देवनागरी में, गुरुमुखी में? तो हिंदी की किसकी भाषा है? देवनागरी की भाषा है हिंदी। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत की राजभाषा क्या है? भारत की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू? आप लोग बताइए, आप लोग इंडिया में रहते हैं, इसकी राजभाषा क्या है? तो भारत की राजभाषा जो है हिंदी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं, सॉरी 15 नंबर प्रश्न को। कहता है भाषा का मुख्य कार्य क्या है? क्या ये खेलना है, पढ़ना है, संचार करना है या लिखना है? तो भाषा का मुख्य कार्य है संचार करना, यानी कम्युनिकेशन करना। ठीक है, कम्युनिकेशन करना यानी संचार करना भाषा का मुख्य कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है भाषा का सबसे छोटा रूप क्या है? शब्द है, वाक्य है, ध्वनि है, अक्षर है? तो भाषा का सबसे छोटा रूप बताइए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ध्वनि। भाषा का सबसे छोटा रूप क्या होगा? ध्वनि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 शायद ये दोबारा हो जाए। को लिपि क्या है? भाषा, ध्वनि या लिखने की विधि है, शब्द है। तो लिपि क्या हो जाएगा आपका? लिखने की विधि हो जाएगा लिपि। जैसे कि देवनागरी लिपि है, और देवनागरी की भाषा में हम लोग बहुत सारा, हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। तो 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मातृभाषा क्या है? स्कूल में सीखी गई भाषा, जन्म से सीखी भाषा, विदेशी भाषा, कठिन भाषा? तो मातृभाषा वो भाषा होगा जो जन्म से हम लोग सीख रहे हैं, यानी मदर टंग जिसको बोलते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है 19 नंबर क्वेश्चन भाषा के अंग कौन कौन से हैं? ध्वनि है, शब्द है, वाक्य है, या बी नंबर अक्षर, पंक्ति, पृष्ठ, सी नंबर किताब, पेन, कॉपी, डी नंबर बोलना, सुनना और देखना? क्या ये सही है? तो जैसे कि हम जानते हैं भाषा के अंग होते हैं ध्वनि, शब्द, वाक्य, ये तीनों क्या भाषा के अंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। शब्द क्या है? व्हाट इज वर्ड? अक्षरों का समूह है, अर्थपूर्ण ध्वनि समूह है, वाक्य है या ध्वनि है? तो क्या होगा? अर्थपूर्ण ध्वनि समूह है। शब्द क्या है? अर्थपूर्ण ध्वनि जो होगा उसे हम लोग शब्द कहेंगे। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है वाक्य क्या है? ऑप्शन ए कहता है शब्द समूह, ऑप्शन बी कहता है अर्थपूर्ण शब्द समूह, ऑप्शन सी अक्षर, ऑप्शन डी ध्वनि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्थपूर्ण शब्द समूह वाक्य का परिभाषा हो जाएगा। चलिए 22 नंबर बोलते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है? भाषा और बोली में अंतर बताइए। आप यहाँ पे देखिए अंतर क्या है भाषा और बोली में। पहला कहता है कोई अंतर नहीं है, भाषा मानक, बोली क्षेत्रीय होती है। बोली मानक होती है, दोनों समान होती है। आप इसका आंसर आप बताइए इसका क्या होगा? तो जैसा हम लोग जानते हैं भाषा मानक और बोली क्षेत्रीय होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए इसके साथ 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है? द्रविड़ से, इंडो आर्यन से, चीनी से या यूरोपीय से? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इंडो आर्यन से ये संबंधित है भाषा। ठीक है, भाषा इंडो आर्यन परिवार से संबंधित है।
24वां क्वेश्चन है, संस्कृत से विकसित भाषाएं क्या कहलाती है? आधुनिक, प्राकृत, विदेशी या कृत्रिम भाषा? तो संस्कृत से जो विकसित भाषाएं हैं वो कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषाएं हैं। चलिए इसी के साथ हम लोग 25वें क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? व्याकरण, भाषा विज्ञान, साहित्य, इतिहास। तो भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाएगा? भाषा विज्ञान कहलाएगा। क्या कहेगा? भाषा किया, जिसको हम लोग लैंग्वेज साइंस बोल सकते हैं नॉर्मल भाषा में। 26वां प्रश्न है, मानक भाषा क्या है? गलत भाषा, शुद्ध व स्वीकार्य भाषा, कठिन भाषा, विदेशी भाषा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शुद्ध व स्वीकार्य भाषा, यानी ऐसी भाषा जो शुद्ध हो, इसमें उच्चारण शुद्ध हो, गलती न हो। और स्वीकार्य भाषा यानी जो भारत सरकार या किसी अन्य जगह पे स्वीकार हो, ऐसी भाषा क्या होती है? शुद्ध व स्वीकार्य भाषा होती है। चलिए इसी के साथ हम लोग 27वां प्रश्न देखते हैं। और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मित्रों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट दबा के कीजिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 27, उपभाषा क्या है? कौन सी भाषा? उपभाषा क्या है? तो इसका आंसर है, सॉरी कोई ऑप्शन है, मुख्य भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, विदेशी भाषा है या लिखित भाषा है। तो ये उपभाषा का मतलब क्या है? क्षेत्रीय भाषा, यानी जो लोकल लैंग्वेज होते हैं उसको कहते हैं। जैसे गांव देहात में जो भाषाएं बोली जाती हैं उसको बोलते हैं। 28वां क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी का उद्भव किससे हुआ है? संस्कृत से हुआ, प्राकृत से हुआ, अपभ्रंश से हुआ है, अंग्रेजी से हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए, हिंदी का उद्भव किससे हुआ है? तो हिंदी अपभ्रंश भाषा है। कौन सी भाषा है? अपभ्रंश भाषा है। और इसकी लिपि क्या है? देवनागरी है। चलिए 29वां प्रश्न देखते हैं, भाषा परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? समय, स्थान, समाज, उपयुक्त सभी। तो ये सभी इसमें मैटर करेंगे। जैसे कि समय के साथ ही भाषा पर बदल जाएगा, स्थान के साथ ही भाषा बदलेगा। यहाँ तो इंडिया में कहा जाता है कोस कोस पे जो है लैंग्वेज चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से कोस कोस पे पानी बदलते हैं उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे कोस कोस पे वाणी भी बदलते हैं। और समाज, समाज जैसा समाज है उसका भाषा भी क्या होगा? वैसा ही होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30वां प्रश्न। और आप लोग से आशा है जो सब्सक्राइब कर लिए होंगे चैनल को। क्वेश्चन 30 कहता है, भाषा का सामाजिक महत्व क्या है? तो भाषा खेल है, लोगों को जोड़ना है, पढ़ाई है या व्यापार है? तो भाषा का सामाजिक महत्व आप लोग बताइए क्या होगा? तो भाषा लोगों को जोड़ने का काम करता है। किसका काम करता है? लोगों को जोड़ने का काम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31वां प्रश्न क्या कह रहा है, लिखित भाषा का लाभ क्या है? यानी जो भाषा हम लिख रहे हैं उसका प्रॉफिट कह रहा है क्या है? तुरंत समझना, अस्थाई होती है, बोलना आसान होता है, सुनना आसान होता है। तो लिखित भाषा का मतलब क्या है? जो अस्थाई होती है, जो कभी बदला नहीं जा सकता। जैसे किताब में कोई चीज़ प्रिंट आउट कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं, वो कभी बदलता नहीं है। लेकिन अगर हम हाथ से लिखते हैं, बोलते हैं, उसको हम बदला जा सकता है। ठीक है, तो लिखा हुआ बात को नहीं बदल सकते हैं। चलिए 31 नंबर 2 ऑप्शन लिखा गया है। ये 32 नंबर है, 32 और लास्ट प्रश्न है। इससे पहले ये प्रश्न को हम हल करें, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूलें और कमेंट जरूर कीजिए और शेयर वीडियो को अपने मित्रों में जरूर कीजिए। और बताइए आपको और भी कौन से विषय का जो है चाहिए वीडियो या कह सकते हैं क्लास, तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और ये आपके हिंदी व्याकरण जो है हर विषय में, हर क्षेत्र में काम आती है, तो इसको जरूर आप लोग वॉच कीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, मौखिक भाषा का लाभ क्या है? तो मौखिक भाषा अस्थायी होती है, तुरंत समझने में होती है, लिखना आसान होता है या कठिन होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। जो मौखिक भाषा होती है वो क्या होती है, इसका लाभ क्या है? तो ये जो होता है ना, तुरंत समझ जाते हैं मौखिक भाषा। जैसे हम लोग बातें करते हैं तो उन बातों को क्या कहते हैं? समझ जाते हैं। अगर यही लिखित होता मानक भाषा में तो आपको क्या, तो उस चीज़ को समझ में कठिनाई होती है। लेकिन जो हम बोल चाल की भाषा जो यूज करते हैं उसको समझना कठिन नहीं होता है। तो ये रहा आपका ऑप्शन में बी राइट आंसर। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। जय हिंद।